नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। रात की ठंडी हवा में बालकनी में खड़ी सिया आसमान की तरफ देख रही थी। उसे अक्सर लगता था कि काश कोई ऐसा जादू हो जाए कि वह इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाए और फिर कोई उसे ढूंढ ना पाए। तभी उसका मोबाइल हल्का सा वाइब्रेट हुआ। वह बिना देखे ही समझ गई कि मैसेज अर्णव का होगा। पहला मैसेज पढ़ने के बाद ही वह बालकनी में चली आई थी और उसे यह भी पता था कि दूसरा मैसेज क्या होगा। मैसेज पढ़ लिया ना, अब जरा मुस्कुरा भी दो। अर्णव उसके ऑफिस के कुछ महीनों पहले ही आया था, लेकिन उसका ज्यादातर समय टूर पर ही गुजरता था। वह पूरे देश में घूमता रहता और जहां भी जाता वहां से सिया को मैसेज जरूर भेजता। कभी पहाड़ों पर बिखरी चांदनी का जिक्र करता तो कभी समुद्र की बेचैन लहरों का। कभी लिखता, आज बर्फीली चोटियों पर चांद ऐसे उतर आया है जैसे किसी ने आसमान पर नीला रंग बिखेर दिया हो, काश तुम देख पाती। कभी दहकते गुलमोहर की तस्वीर भेज देता तो कभी बारिश में भीगी सड़कों का हाल लिख देता। एक बार ताजमहल देखने गया तो सिर्फ इतना लिखा, वाह ताज, इसे देखा तो तुम याद आ गई। सिया उसके किसी मैसेज का जवाब नहीं देती थी और अर्णव यह बात अच्छी तरह से जानता था। एक दिन उसने खुद ही लिख दिया, फोन तो तुम कभी उठाओगी नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि मेरे मैसेज पढ़ती जरूर हो और पढ़कर हल्का सा मुस्कुराती भी हो। अर्णव पूरा बहुत जिंदा दिल और हंसमुख लड़का था। जितने दिन ऑफिस में रहता पूरे माहौल में रौनक सी आ जाती। लड़कियां उसके आसपास मंडराती रहती और लड़के भी उसके अच्छे दोस्त थे। अक्सर शाम को सब लोग पार्टी या डिनर का प्लान बना लेते, लेकिन सिया हमेशा की तरह सिर्फ अपने काम में काम रखती और ऑफिस खत्म होते ही सीधे घर चली जाती। शुरू शुरू में सबने उसे भी साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी ना सुनकर आखिर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया। अर्णव ने भी कई बार कोशिश की, कभी साथ चाय पीने का आग्रह करता, कभी लंच का, तो कभी उसे घर छोड़ने की बात कहता, लेकिन हर बार सिया बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर मना कर देती। एक दिन अर्णव ने उससे कहे ही दिया, आपको पता है, आपने अपने चारों तरफ एक ऊंची दीवार बना रखी है, लेकिन यह दीवार दूसरों को बाहर रखने से ज्यादा आपको अंदर कैद कर रही है। कभी घुटन नहीं होती, कम से कम एक छोटी सी खिड़की तो खोलिए, थोड़ी ताजी हवा आने दीजिए। सिया ने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाते हुए कहा, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। यह काम कब से पेंडिंग पड़ा है, पहले इसे खत्म कर लूं। अर्णव हंस पड़ा, कोई बात नहीं, हम भी छेनी हथौड़ा लेकर इस दीवार को एक दिन गिरा ही देंगे। इतना कहकर वह मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया, लेकिन सिया के भीतर डर की एक लहर दौड़ गई। अगर अर्णव ज्यादा दिनों तक ऑफिस में रहता तो शायद वह नौकरी ही छोड़ देती। अब उसमें किसी के करीब जाने या किसी को अपने करीब आने देने की हिम्मत नहीं बची थी। 2 बार टूटे भरोसे ने उसके दिल को अंदर तक छलनी कर दिया था। कबीर उसी बिल्डिंग में रहता था जिसमें सिया का परिवार रहता था और वह उसी स्कूल में पढ़ता था। कब साथ खेलते कूदते उनके बीच प्यार पनप गया, दोनों को खुद भी एहसास नहीं हुआ। धीरे धीरे वह मासूम सा रिश्ता गहरा होता गया और उसकी खुशबू पूरी बिल्डिंग में फैल गई। आखिर यह बात सिया के घर वालों तक भी पहुंच गई, लेकिन सिया के माता पिता ने उसकी शादी को लेकर बड़े बड़े सपने देख रखे थे। लंबे बालों वाला, हाथों में ब्रेसलेट पहनने वाला, बाहों पर टैटू बनवाए और म्यूजिक को ही अपनी दुनिया मानने वाला कबीर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिया ने हिम्मत दिखाई, वह कबीर के साथ भाग जाने तक को तैयार भी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर कबीर ही पीछे हट गया। वह उल्टा सिया को समझाने लगा, हम कहाँ रहेंगे, घर कैसे चलाएंगे, मेरे करियर का क्या होगा। सिया ने कहा था कि वह नौकरी कर लेगी ताकि कबीर आराम से अपना करियर बना सके, लेकिन कबीर ने उसकी बात टाल दी। तुम कितना कमा लोगे कि हम अलग रहकर घर भी चला ले और मैं अपने सपने भी पूरे कर सकूं। तुम्हें पता है एक अच्छे गिटार की कीमत क्या होती है, उसकी क्लासेस की फीस कितनी होती है। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। सिया सोचती थी कि किसी रिश्ते को निभाने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, हिम्मत और जिम्मेदारी भी चाहिए होती है, लेकिन कबीर के जाने के बाद उसका भरोसा हमेशा के लिए टूट गया था। कबीर की बातें आज भी उसके कानों में गूंजती थी। सिया, तुम्हें पता है कितनी मिन्नतें करनी पड़ती है तब जाकर पापा पैसे देते हैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो फिर हमें एक दूसरे को गुड बाय कह देना चाहिए। कबीर की यह बातें सुनकर सिया बिल्कुल शांत हो गई थी। उसे भीख में मिला हुआ प्रेम नहीं चाहिए था, लेकिन इस घटना ने उसके माता पिता को बुरी तरह डरा दिया। उन्हें लगने लगा कि अगर जल्दी शादी नहीं की गई तो कहीं बदनामी न हो जाए।
फिर रिश्तेदारों की मदद से जल्दबाजी में एक लड़का ढूंढा गया और नोएडा से बहुत दूर इस शहर में सिया की शादी कर दी गई। जब सिया ने विरोध किया तो उसकी मां ने ताना देते हुए कहा, पहले ही बहुत घुल खिला चुकी हो, इससे पहले कि हमारे मुंह पर कालिक पुते अपना घर बार संभालो। यह सुनकर सिया के दिल में अपने माता पिता के लिए भी कड़वाहट भर गए। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेगी और पूरी कोशिश करेगी कि अपने घर को बचा सके। उसने तन मन से अपने पति को अपनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दी। उसके पति को पत्नी नहीं, सिर्फ एक केयर टेकर चाहिए थी। शादी के बाद भी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। वही ऑफिस, वही दोस्तों के साथ देर रात तक घूमना, शनिवार को जमकर शराब पीना और पूरा रविवार सोते हुए निकाल देना। अगर सिया कुछ कहती तो बदले में गालियां सुनने को मिलती। एक दिन जब उसने तेज आवाज में विरोध किया तो उसके पति ने उस पर हाथ भी उठा दिया। उस दिन के बाद सिया अंदर तक सहम गई। उसने अपने माता पिता से शिकायत की, लेकिन वहां से भी यही जवाब मिला, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सहन करो। मगर समय के साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ। उसके पति और भी ज्यादा ढीठ और कठोर होते चले गए। उन्हें खुद के छोटे शहर से होने का बहुत कॉम्प्लेक्स था और वे अक्सर सिया को नोएडा वाली कहकर ताना मारते। फिर भी सिया इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन जब उसका मिसकैरेज हुआ और उसके बाद भी उसके पति ने एक दिन की छुट्टी तक नहीं ली, उसे अस्पताल में अकेला छोड़कर ऑफिस चला गया, तब सिया पूरी तरह टूट गई। उस दिन उसे महसूस हुआ कि इस रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा है। कई महीनों तक वह डिप्रेशन में डूबी रही। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। रोज अखबार में नौकरी वाले कॉलम ढूंढती, उन पर निशान लगाती और बिना किसी को बताए इंटरव्यू देने चली जाती। कहीं नौकरी पसंद नहीं आती, कहीं योग्यता कम होने की वजह से रिजेक्ट कर दी जाती और कहीं सब ठीक लगता तो सैलरी इतनी कम होती कि उसे अपना भविष्य अंधेरे में दिखाई देता। आखिरकार उसे एक अच्छी कंपनी में मनपसंद नौकरी मिल गई। उसने अपने पति से इजाजत नहीं मांगी, सिर्फ उन्हें बताया। जवाब में सुनने को मिला, हमारे खानदान की औरतें नौकरी नहीं करती। इस बार सिया चुप नहीं रही। उसने तुरंत पलटकर कहा, और हमारे खानदान के पुरुष शराब पीकर औरतों पर हाथ नहीं उठाते। शायद नई नौकरी ने ही उसे अपनी आवाज उठाने की हिम्मत दी थी, लेकिन उसके पति का अहंकार बुरी तरह आहत हो गया। अब वह सुबह शाम ताने कसने लगे। जब सिया तैयार होकर ऑफिस जाती तो व्यंग्य करते, इतना सज धज कर किसके लिए जा रही हो? बॉस बहुत हैंडसम है क्या? जो पति पहले देर रात घर लौटते थे अब जल्दी आने लगे थे। जिस दिन सिया को ऑफिस से आने में देर हो जाती उसे सुनना पड़ता, ऑफिस के बाद कॉफी वॉफी पीने चली गई होगी। नौकरी बचाए रखने के लिए ये सब करना पड़ता है। सिया अपने होठ सीकर सब सहती जाती। वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को पता चल गया कि उसके पति को उसका नौकरी करना पसंद नहीं तो वे जबरदस्ती उसकी नौकरी छुड़वा देंगे। इसीलिए उसने हर ताने को चुपचाप सहना सीख लिया। वह ज्यादा से ज्यादा समय खुद को ऑफिस के काम में डुबाए रखती। वही उसके जीने का सहारा बन गया था। उसने पूरी मेहनत और लगन से काम सीखा। ऑफिस की राजनीति और गॉसिप से दूर रहकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती। इसी वजह से ऑफिस में उसकी बहुत इज्जत होने लगी। कभी कभी वह तलाक लेने के बारे में भी सोचती, लेकिन फिर खुद को समझा देती, क्या फर्क पड़ जाएगा, आज भी तो एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह ही रह रहे हैं। सिया अक्सर सोचती थी कि शायद अब उसकी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अजनबी की तरह। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उसी दिन वह घर की चाबी ऑफिस में ही भूल गई थी। ऑफिस में ऑडिट चल रहा था, इसीलिए उसे घर पहुंचने बहुत देर हो गई। उसने कई बार घंटी बजाई, दरवाजा खटखटाया, फोन भी किया, लेकिन उसके पति ने दरवाजा नहीं खोला। पूरी रात वह सीढ़ियों पर बैठी रही, ठंडी हवा में सिकुड़ी हुई आंखों में आंसू लिए वह देर तक दरवाजे को देखती रही। उस लंबी रात में उसने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। सुबह जब दूध वाला और अखबार वाला आने लगे तो बदनामी के डर से उसके पति ने दरवाजा खोल दिया। सिया बिना कुछ कहे अपने कमरे में गई और चुपचाप सो गई। उस दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ली और पूरा दिन नया घर ढूंढने में बिताया। शाम को उसने अपना सामान बांधा और पति के लौटने का इंतजार करने लगी। पति का रिएक्शन सुनकर उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। वह व्यंग्य से हंसते हुए बोला, हाँ ठीक है, जाइए जाइए, मैं भी डिवोर्स दे दूंगा, दूसरी शादी करूंगा, आप भी शौक से दूसरी तीसरी जितनी मर्जी हो शादी कीजिए,
मुझे आपके डिवोर्स पेपर का इंतजार रहेगा। सिया ने बिना जवाब दिए अपना बैग उठाया और बाहर निकल आई। उसके बाद उसकी जिंदगी एक शांत झील की तरह हो गई थी, सीमित दायरे में कैद, जहां ना कोई लहर उठती थी, ना किनारे टूटने का डर रहता था। ऑफिस से लौटकर देर रात तक किताबें पढ़ना, धीमी आवाज में गजलें सुनना, बालकनी में बैठकर चाय पीना, इतना सुकून शायद उसे जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन जब से अर्णव उसकी जिंदगी में आया था, वह लगातार उस शांत झील में कंकड़ फेंक रहा था। थोड़ी देर के लिए दिल में हलचल होती, फिर सब शांत हो जाता। लेकिन अब झील के तल में इतने कंकड़ जमा हो चुके थे कि उसकी चुभन सिया को बेचैन करने लगी थी। अर्णव बहुत अच्छा लड़का था। उसका ध्यान, उसकी परवाह, उसकी बातें, सब सिया को अच्छा लगता था। लेकिन प्यार और शादी में 2 बार धोखा खा चुकी सिया अब किसी को खुद के करीब आने देने से डरती थी। उसे लगता था कि अर्णव को उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए वह उसकी तरफ आकर्षित है। जिस दिन उसे सच्चाई पता चलेगी, वह खुद ही उसे दूर हो जाएगा। लेकिन अर्णव के लगातार आते मैसेज अब उसे उलझन में डालने लगे थे। आखिर उसने तय किया कि वह अर्णव से मिलकर उसे सब कुछ साफ साफ बता देगी। उसे पूरा विश्वास था कि अपना अतीत सुनने के बाद अर्णव उससे दूर हो जाएगा और उसकी जिंदगी फिर पहले जैसी शांत हो जाएगी। कुल जमा अपनी 27 साल की जिंदगी में सिया इतना कुछ देख चुकी थी कि अब वह और उथल पुथल नहीं चाहती थी। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने पहली बार खुद अर्णव को मैसेज किया, कब वापस आ रहे हो टूर से? उधर से तुरंत जवाब आया, वाह, विश्वास नहीं होता कि तुम पूछ रही हो। बस अभी एयरपोर्ट की तरफ निकलता हूँ, सुबह तक कोई ना कोई फ्लाइट मिल ही जाएगी और फिर 1.5 घंटे में आपके सामने हाजिर। सिया के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने फिर मैसेज किया, मजाक छोड़ो, सच बताओ। तुरंत रिप्लाई आया, हाय शपथ, सच कह रहा हूँ। सिया ने लिखा, ठीक है, मैं कल ऑफिस में पता कर लूंगी। इस बार मैसेज की जगह अर्णव का फोन आ गया। सिया कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रही, फिर धीरे से कॉल रिसीव की। हेलो। उधर से तुरंत अर्णव की चिंतित आवाज सुनाई दी। क्या बात है सिया, सब ठीक तो है? कोई परेशानी है क्या? मैं मजाक नहीं कह रहा, सच में कल आ सकता हूँ। सिया का दिल भर आया। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, कोई परेशानी नहीं है बाबा, बस ऐसे ही कुछ बात करनी थी। उधर से खुश आवाज आई, आज तो मेरे सितारे खुल गए। तुम्हें मुझसे बात करनी है? जो सामने देखकर भी मुंह घुमा लेती थी, आज उसे मुझसे बात करनी है। ओहो, सचमुच लगता है ऊपर वाला है, वरना मेरी दुआ ऐसे कैसे कबूल हो जाती। सिया मुस्कुरा पड़ी। अब ये डायलॉगबाजी बंद करो, तुम्हारे आने के बाद कॉफी पर मिलते हैं। अर्णव हंस पड़ा, इतनी जल्दी क्या? गुड नाइट। अभी तो बात शुरू हुई है, सिया बोली, फिर मुलाकात होगी। अब मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। अर्णव ने तुरंत कहा, मैं परसों आ रहा हूँ, सीधा ऑफिस में ही पहुंचूंगा, फिर वहीं से मिलते हैं। और हाँ, प्लीज टेक केयर। सिया ने धीरे से कहा, यू टू, बाय। फोन रखने के बाद भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पहली बार उसने अर्णव से इस तरह खुलकर बात की थी। कब आप से तुम हो गया, उसे खुद पता नहीं चला। शायद उसके लगातार आते मैसेज ने दोनों के बीच की औपचारिकता दीवार तोड़ दी थी। वह देर रात तक जागती रही, कभी सोचती कि बात कहाँ से शुरू करेगी, कभी सोचती कि अर्णव को सब कुछ बताने के बाद उसका चेहरा कैसा हो जाएगा। मन में डर भी था और एक अजीब सी उम्मीद भी। अगले दिन दोपहर बाद अर्णव ऑफिस पहुंचा। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन आंखों में वही चमक थी। दूर से ही उसने सिया की तरफ देखा और बहुत अपनेपन से मुस्कुरा दिया। लेकिन वह उसके डेस्क के पास नहीं आया, शायद वह उसकी झिझक समझ रहा था। शाम करीब 7 बजे वह धीरे से उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, कहीं इरादा तो नहीं बदल दिया? सिया ने भी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाकर ना कह दिया। अर्णव बोला, तो फिर कहाँ चले, कॉफी? सिया ने धीरे से कहा, रुस्तम कॉफी हाउस चलते हैं, ऑफिस से ज्यादा दूर भी नहीं है। अर्णव तुरंत मुस्कुराया, दूर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम, कार लेकर आया हूँ। अब इतनी मुश्किल से मौका मिला है, जितनी देर साथ मिल जाए कम है। वैसे घर भी छोड़ दूंगा, इसी बहाने घर भी देख लूंगा, फिर जब मन होगा डोरबेल बजा दूंगा। उसकी शरारती मुस्कान देखकर सिया ने बोहे चढ़ाई तो वह हंस पड़ा। अरे मजाक था बाबा, अब जल्दी से सामान समेटो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। उस पल जाने क्यों सिया को बहुत दिनों बाद जिंदगी थोड़ी खूबसूरत सी लगने लगी थी। अर्णव के जाने के बाद सिया देर तक उसी कुर्सी पर बैठी रह गई।
पहली बार उसने इतनी गहराई से अर्णव के चेहरे को देखा था। सचमुच उसकी मुस्कान बहुत दिलकश थी। शायद इसी वजह से ऑफिस की लड़कियां उस पर मरती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वह सामने वाले को बिना कहे समझ लेना जानता हो। सिया ने खुद को झटकते हुए धीरे से कंधे उचकाए। मुझे क्या? आज तो वह उसे सब सच बताने वाले थे। उसे पूरा यकीन था कि सच्चाई जानने के बाद अर्णव खुद ही उसे 100 फीट की दूरी बना लेगा। अर्णव कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। कार में धीमी आवाज में कोई पुराना रोमांटिक गाना बज रहा था। एक पल को सिया के होठों तक आया कि ये मेरा फेवरेट गाना है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। वह यहाँ कोई रिश्ता शुरू करने नहीं आई थी। उसने मन ही मन एक ठंडी सांस ली। अब बात दूर तक क्या जाएगी, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अर्णव गाड़ी चलाते हुए असामान्य रूप से शांत था। शायद वह भी सोच रहा था कि सिया उसे क्या कहना चाहती है। रास्ते भर बस ट्रैफिक, मौसम और इधर उधर की हल्की बातें होती रही। जब कॉफी शॉप पीछे छूट गई तो सिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अर्णव ने सड़क पर नजरें जमाए हुए ही कहा, वहां बहुत भीड़ रहती है, थोड़ा आगे चलते हैं ना, आराम से बैठ पाएंगे। जगह सचमुच बहुत अच्छी थी। हल्की पीली रोशनी, धीमा म्यूजिक, बड़े आरामदायक सोफे और बहुत कम लोग। माहौल इतना शांत था कि दिल की धड़कनें भी सुनाई दे सकती थी। सिया भी कुर्सी पर पैर समेटकर थोड़ी रिलैक्स होकर बैठ गई, लेकिन उसके मन में लगातार यही चल रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। अर्णव ने मेन्यू कार्ड देखते हुए पूछा, क्या लोगे? सिया ने धीमे से कहा, बस कॉफी। अर्णव मुस्कुराए। यहाँ की चिली चीज टोस्ट ट्राई करो, बहुत अच्छी होती है। कॉफी के घुट और टोस्ट के छोटे छोटे टुकड़ों के बीच दोनों कुछ देर चुप रहे। अर्णव शायद इंतजार कर रहा था कि सिया अपनी बात शुरू करे। आखिरकार सिया ने गहरी सांस लेकर कहा, अर्णव, तुम्हारे मैसेज आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। अर्णव ने कप नीचे रखते हुए उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता। उसकी सीधी नजरों से सिया थोड़ी असहज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। देखो, इसकी एक वजह है, मैं सिंगल नहीं हूँ, मतलब हूँ भी और नहीं भी। एक्चुअली आई एम अ डिवोर्सी। अर्णव ने बहुत सामान्य ढंग से कंधे उचकाए। तो सिया को अचरज हुआ। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अर्णव ने सहजता से कहा, क्या फर्क पड़ना चाहिए, और वैसे भी यह बात मुझे पहले से पता है। सिया जैसे आसमान से गिर पड़ी। तुम्हें कैसे पता? अर्णव हल्का सा मुस्कुराया, मैडम, हम इंडियन हैं और हमारा फेवरेट टाइम पास है गॉसिप। किसी ने बहुत पहले ही बता दिया था। यह सुनते ही सिया के भीतर जैसे जमा हुआ सारा गुस्सा बाहर निकल आया। उसने तीखे स्वर में कहा, और तुम्हें क्या लगा होगा कि यह तो अवेलेबल है, इस पर चांस मारा जा सकता है। अर्णव इतना चौंका कि उसके हाथ में थोड़ी कॉफी छलक गई, लेकिन सिया रुकी नहीं, वह बरसती चली गई। हाँ, यही सोचा होगा ना, डिवोर्सी है, अकेली रहती है, टाइम पास किया जा सकता है, रात बिरात मैसेज भेजे जा सकते हैं, ऑफिस में पीठ पीछे बातें की जा सकती है, ऑफिस में लोग उसके बारे में बातें करते हैं। यह सोचकर ही उसका दिल जल उठा था और वह अपना सारा दर्द अर्णव पर निकाल रही थी। अर्णव कुछ पल ऐसे उसे देखता रहा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, सिया, सॉरी, लेकिन तुम्हें देखकर कभी ऐसा नहीं लगा। पता नहीं क्यों हमेशा लगता था कि तुम एक शांत झील की तरह हो, सीमित दायरे में कैद, जबकि तुम्हें तो एक चंचल नदी की तरह बहना चाहिए था। मैं जहां भी कुछ अच्छा देखता था, तुम्हारा ख्याल आ जाता था। मन करता था कि काश वह जगह तुम्हारे साथ देख पाता। बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। सिया की आंखें छल छला उठी। उसने कड़वाहट में कहा, यही होता है डिवोर्सी के साथ, अवेलेबल का टैग अपने आप लग जाता है। इसीलिए मैं तुमसे दूरी बनाकर रखती हूँ, और तुम्हें भी सब पता था, फिर भी तुम मेरे करीब आने की कोशिश करते रहे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अर्णव कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी भीगी आंखें देखकर चुप हो गया। उसने कुर्सी से पीठ टिकाई, एक गहरी सांस ली और फिर धीमे से पूछा, तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुमसे दूर रहूं? सिया ने बच्चों जैसी जिद के साथ आंसू भरी आंखों से कहा, हाँ। अर्णव ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, डन। अब ना मैसेज ना बात, दूर रहूंगा तुमसे। लेकिन सच कहूं, बहुत हर्ट किया है तुमने मुझे। कैसे सोच लिया तुमने कि मैं ऐसा हूं? सिया चुप रही। अर्णव ने वेटर के बिल लाने का इंतजार नहीं किया। वह सीधे काउंटर पर जाकर पैसे चुका आया। बाहर निकलकर सिया ने धीमे से कहा, मैं ऑटो ले लूंगी। अर्णव ने सिर्फ ओके कहा और आगे बढ़कर उसके लिए ऑटो रोक दिया। ऑटो में बैठते समय सिया की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी तरफ देख सके। उसने बाय तक नहीं कहा,
घर पहुंचने के बाद भी वह देर तक रोती रही, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह रो क्यों रही है। वह तो अर्णव को खुद से दूर रहने के लिए ही कहने गई थी और अर्णव ने उसकी बात मान भी ली। फिर भी दिल में ऐसा खालीपन क्यों था? अर्णव ने अपना वादा निभाया। अब वह ऑफिस में उसकी तरफ देखता तक नहीं था। पहले जहां उसकी मौजूदगी से ऑफिस में रौनक रहती थी, अब वह खुद भी थोड़ा बुझा बुझा सा रहने लगा था। लोगों ने नोटिस भी किया, लेकिन उसने हमेशा बात टाल दी। उधर सिया लगातार उलझती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्णव से प्यार कैसे कर सकता है। वह हैंडसम था, काबिल था, उसके पास कितनी ही सिंगल लड़कियां आ सकती थी, फिर भी वह उसके पीछे क्यों था? और अगर वह सचमुच सिर्फ टाइम पास करना चाहता था तो उसके दूर जाने पर इतना उदास क्यों हो जाता? आखिर एक दिन सिया ने तय किया कि उसे अर्णव से माफी मांगनी चाहिए। उसे अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बता देनी चाहिए कि आखिर वह इतनी कड़वी क्यों हो गई थी। बहुत देर तक मोबाइल हाथ में लिए बैठने के बाद उसने मैसेज किया, क्या बहुत नाराज हो? तुरंत जवाब आया, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता, इस जन्म में तो नहीं। यह पढ़ते ही सिया की आंखें भर आई। उसने लिखा, कल चले कॉफी पीने? जवाब आया, ठीक है। इस बार अर्णव ने कोई मजाक नहीं किया। शायद वह अब बहुत संभल कर कदम रख रहा था। अगले दिन ऑफिस के बाद अर्णव उसी तरह कार में उसका इंतजार कर रहा था। बैठते ही सिया ने धीमे स्वर में कहा, सॉरी, मुझे वह सब नहीं कहना चाहिए था, मैं कुछ ज्यादा बोल गई थी। अर्णव मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। सिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, लॉन्ग ड्राइव पर चलो, वहां सब बता पाऊंगे। अर्णव ने बिना कुछ पूछे गाड़ी आगे बढ़ा दी। वह शहर की भीड़ छोड़कर सुनसान रास्तों पर धीरे धीरे गाड़ी चलाता रहा और सिया अपनी जिंदगी की परतें खोलती चली गई। कबीर से पहला प्यार, टूटे सपने, जबरदस्ती हुई शादी, पति की बेरुखी, मिसकैरेज, अकेलापन, हर दर्द उसके शब्दों में उतरता चला गया। अर्णव चुपचाप सुनता रहा। जब भी उसकी आंखों से आंसू आते, अर्णव का चेहरा कस जाता। वह उसकी तकलीफ को अपने भीतर महसूस कर रहा था। आखिर जब सिया पति से अलग होकर अकेले रहने तक की बात पर पहुंची, उसकी आवाज पूरी तरह आंसू में डूब चुकी थी। अर्णव ने धीरे से गाड़ी एक किनारे रोक दी, फिर बहुत प्यार से सिया का सिर अपने कंधे पर टिका लिया, आंसू से भीगे उसके बालों को पीछे किया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीमे स्वर में बोला, अगर मुझ पर भरोसा कर सकती हो तो बस इतना भरोसा करो कि अब तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। बहुत झेल लिया तुमने, अब और नहीं, मेरे रहते अब और नहीं। यह सुनते ही सिया थोड़ी और उसके करीब सिमट गई। आज तक उसने जिंदगी की हर लड़ाई अकेले लड़ी थी। पहली बार कोई उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ मानकर दुखी हुआ था। उसने आंखें बंद कर ली। सारी कड़वाहट जैसे आंसुओं के साथ बह चुकी थी। लंबे अंधेरे के बाद उसके जीवन में पहली बार किसी सच्चे निश्चल प्रेम और हल्की सी रोशनी उतर रही थी। बाहर सड़क किनारे पेड़ों से ठंडी हवा गुजर रही थी और आसमान में चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था। सिया को लगा जैसे जिंदगी पहली बार उसे धीरे से कह रही हो, हर रिश्ता धोखा नहीं होता, कुछ लोग सचमुच महरम बनकर आते हैं। अर्णव ने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और सिया ने भी बिना झिझक अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उस रात दोनों देर रात यूं ही खामोश बैठे रहे, लेकिन उनकी खामोशी में भी एक खूबसूरत रिश्ता जन्म ले चुका था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।